हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूं 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आपका फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा सा ये डेरिवेशन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूरा 5 से नंबर का लगभग ये पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो पर आपको मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में, कहाँ पर थ्योरी करना है, कैसे क्या करना, पूरा एकदम अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कह नहीं सकता अब इससे ज्यादा। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। यह क्वेश्चन आ सकता है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक या अदीप्त के लिए। तो हम लोग यहां पर पूरा इसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, ये आपके सामने एक चित्र है, इसको समझ लीजिए एक बार और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर आपके पास एक्स वाई एक पर्दा है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है एक्स वाई एक पर्दा है, जिसमें अगर बात करें तो यहां पर एस क्या है, एक संकीर्ण स्लिट है जिससे एक वर्णी प्रकाश आपका इधर डाला जाता है। ठीक है ना, यहां से कोई मतलब एक जो है प्रकाश, जैसे इस प्रकार से हम लोग यहां पर टॉर्च ले लें और इधर से प्रकाश आपका इसमें डाला जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर एक आपका ये देखिए, जो ये S1 और S2 है, ये क्या है, ये दो संकीर्ण स्लिट हैं जहां से ये जो एक वर्णी प्रकाश है ये निकलकर इस पर्दे पर पड़ता है और यहां पर आपको जो है दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इसमें देखेंगे हम लोग यहां पर एक जो ये एक्स वाई जो ये आपका पूरा पर्दा है, इसमें आपका एक मिड पॉइंट O है और इसी में अगर देखें तो S1 के आपके यहां पर इक्वल देख सकते हैं Q पॉइंट है और S2 का आपका यहां पर R पॉइंट है। और ये जो आपका जो है एक पूरा पर्दा है XY, इससे जो संकीर्ण स्लिट हैं S1 और S2, इनके बीच की दूरी अगर देखें तो ये क्या है, कैपिटल D है। ये समझ गए ना। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे कि S1 से अगर आपको O पॉइंट पर जाना है और S2 से आपको O पॉइंट तक जाना है, तो भैया दोनों की जो दूरियां हैं इक्वल है, इसलिए इनका जो पथांतर होगा वो शून्य होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो और यहां पर अगर देखें तो यहां पर S1 और S2 का मिड पॉइंट O1 मान सकते हैं और जो पूरी दूरी आपकी यहां से S1 और S2 तक की दूरी आपकी D है, तो भैया आधी दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट है तो आधी दूरी आपकी D/2 हो जाएगी और इधर की आधी दूरी D/2 हो जाएगी। ठीक है। और अगर बात करें तो यहां पर आपका जो व्यतिकरण प्राप्त होता है, जो दीप्त फ्रिंजें बनती हैं P पॉइंट पर, तो इसमें दीप्त अदीप्त जो भी बनता है, यहां से P से O तक की दूरी आपकी स्मॉल x है। इतना चीज आपको बनाना है चित्र में और फिर इसके बाद यहां से देखिए थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा। समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है कह सकते हैं कि ये पूरे बुक में सबसे महत्वपूर्ण है। और यहां पर इसको जो है यहां पर लिखना है कि मान लो S एक संकीर्ण स्लिट है जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है और इसके समांतर समान दूरी पर दो संकीर्ण स्लिट S1 और S2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर देख सकते हैं चित्र में पूरा। अब आपको ये चीजें लिख देनी है। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना है। देखिए इसका हम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे वो आप लोग अब देखिए, यहां पर आपको थ्योरी में और भी चीज क्या बतानी है वो देख लीजिए। जो मैंने आपको चित्र बताया वही चीज यहां पर आपको लिखना है। लिखेंगे पर्दा XY पर, आपके सामने पर्दा था ना ये XY पूरा, तो यहां पर पर्दा XY पर S1 और S2 से समान दूरी पर एक बिंदु O है। ठीक है ना, इनसे देख सकते हैं S1 और S2 से एक बराबर दूरी। मैंने कहा ना कि इधर से आप लोग जब जाएंगे और यहां जब जाएंगे तो यहां पर दोनों की दूरियां इक्वल है, इसलिए पथांतर शून्य होगा। तो यहां पर है कि इस पर पहुंचने वाली तरंगों का जो पथांतर है वह शून्य होगा, क्योंकि दूरियां बराबर है तो कोई भी अंतर नहीं रहेगा। अतः बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और इसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहेंगे। ठीक है ना, ये चीज हो गई क्लियर। इसके बाद देखिए, अब यहां से मान लो बिंदु O से, ठीक है, मान लो बिंदु O से x दूरी पर पर्दे पर एक बिंदु P है, यानी कि बिंदु O से आप देखिए x दूरी है ना, ये आपके पास बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है, यही तो यहाँ पर कहा गया है। तो एक बिंदु P है और इस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच का जो पथांतर होगा वो होगा हमारा S2P माइनस S1P। अब देखिए यहाँ से आपका चित्र में अगर देखें तो S2P जो आपकी ये रेखा है, तो यहाँ से चलेगा तो ये आपका इसका पथांतर होगा। और अगर इनके बीच का हमें अंतर निकालना, दूसरा है S1P, ठीक है ना, ये रेखा गई है ना और एक ये गई है, इन दोनों का पथांतर निकालना है तो इक्वल तो है नहीं, तो आप बड़ी दूरी से छोटी वैल्यू घटा देंगे, यानी कि S2P से माइनस कर देंगे S1P। और यही यहां पर कहा गया है, ठीक देख सकते हैं पथांतर में। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा चीजें लिख कर रखा हूं, क्योंकि अगर ज्यादा समझाऊंगा तो बहुत ही बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा और समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो बस समझते जाना है। ये पथांतर हो गया इनके बीच का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे मान लो
S1 और S2 का मध्य बिंदु O है। तो भैया यहाँ पर S1 और S2 का मध्य बिंदु देख सकते हैं O है ना, इन दोनों का हम लोग यहाँ पर भी O1 मान सकते हैं या O मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का पॉइंट है। ठीक है, अब जब बीच का पॉइंट हो गया तो आपकी देखिए यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी S1Q इक्वल टू S2R इक्वल टू D। देखिए S1Q S2R दोनों के बीच की यहाँ पर दूरी मैंने क्या बताया, ये D है। तो यहाँ से S2R और S1Q ये सभी दूरियां जो है बराबर है, और किसके बराबर है, तो कैपिटल D के बराबर है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए यहां से इतना कर देंगे। अब अगर आपको ये चाहिए कि OS1 हमें निकालना है, OS1 मतलब कि जो हमारा आधी दूरी है, OS1 इक्वल टू OS2 इक्वल टू OQ इक्वल टू OR बराबर D/2। इसका क्या मतलब है, देखिए यहां से देखिए OS1 ये ना मैंने बताया ना कि मिड पॉइंट है, OS1 और OS2 और OQ और OR ये दूरी जितनी O से Q तक की है उतनी ही दूरी आपकी O से S1 तक की है, और जितनी दूरी O से R तक की है उतनी ही दूरी आपकी O से S2 तक की है। और ये पूरी दूरी अगर D है तो इनके बीच बीच की दूरी आधी आधी D/2 हो जाएगी, और वही चीज यहां पर बताई गई है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आपको लिखना है अतः PQ इक्वल टू, अब देखिए अगर आपको यहां से P से Q तक की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे आप लोग, हमें पता है भैया कि हमारी O से Q तक की जो डिस्टेंस है वो है D/2, और पूरी P से O तक की डिस्टेंस है हमारी X। तो हमें अगर P से Q चाहिए तो PO से हम लोग OQ को घटा देंगे, यानी PO से हम लोग पूरा मतलब X से हम लोग OQ यानी D/2 को घटा देंगे, तो हमारी Q की दूरी निकल आएगी। समझ रहे हैं ना, तो यहां से आपका X माइनस D/2 हो जाएगा, तो ये आपका PQ का दूरी आ जाएगा X माइनस D/2। क्लियर है ना यहां तक। अब चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट देखिए क्या करना है। अब यहां पर त्रिभुज में आना है। यहां पर देखेंगे अगर आप लोग चित्र में, तो चित्र में जब आप देखें तो यहां पर आपको दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे अगर आप इसमें देखें तो PQS1 ये आपका एक समकोण यहां पर बन रहा है, और इसके बाद यहां पर PRS2 ये आपका एक त्रिभुज है ना पूरा यहां पर, और एक आपका ये ऊपर का त्रिभुज है। तो पहले हम लोग पहले ऊपर वाले समकोण में लेंगे, ठीक है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQS1 में, तो यहां पर PQS1 में। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लग जाता है। तो यहां पर आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है देख सकते हैं S1P, ये कर्ण का काम करेगा। तो S1P का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां से लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, तो S1Q स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, बस इतना कर देंगे। अब यहां से ये सब डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां से S1P स्क्वायर इक्वल टू S1Q की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए S1Q ये कितनी है दूरी, तो ये भैया D है। ठीक है, तो यहां पर हमने D स्क्वायर कर दिया, प्लस PQ कितना है, तो अभी हमने जस्ट आपको बताया PQ निकाल के इसमें देखेंगे तो ये निकला था X माइनस D/2। तो यहां से आपका ये यहां पर रख दिया हम लोग PQ की जगह पर X माइनस D/2, और स्क्वायर है तो इसको पूरा होल आप स्क्वायर कर दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये पहले त्रिभुज का निकला है, समकोण त्रिभुज का ऊपर वाले का। अब आइए दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में देखते हैं। यहां से आप देखेंगे कि PRS2 ये जो दूसरा वाला है, इसमें अगर देखें तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज PRS2, यानी कि दूसरे वाले के लिए बात करना है। ठीक है ना, इसमें भी कर्ण स्क्वायर होगा, तो कर्ण का काम करेगा आपका यहां पर S2P। ठीक है ना, ये कर्ण है, तो S2P का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर S2R स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो भैया यहां पर अगर बात करें तो आधार यहां पर भी आपका S2R, ये भी दूरी देखिए D है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा D स्क्वायर, और फिर करेंगे प्लस, और यहां पर PR देखिए कितना है, P से R तक की दूरी। तो यहां से अगर बात करेंगे तो ये देखिए P से O तक की दूरी कितनी है, X है, और O से R तक की दूरी D/2 है। तो यहां पर X प्लस D/2 ये हो जाएगी पूरी दूरी, है ना, P से R तक की। तो आप क्या करेंगे, P से R में जो है X प्लस D/2 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए दो समीकरण आ गए आपके, यहां पर लिखना है समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। देखिए यहां से आप लोग समीकरण 1 से जो है आपको क्या करना है, 2 को घटा देना है। अब देखिए थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, बोलेंगे कि भैया आप पूरा डायरेक्ट करा रहे हैं। तो देखिए समीकरण हमारा यहां पर 1 ये है और 2 ये है, तो अगर 2 से हमें 1 को घटाना तो इस वाले समीकरण से पहले वाले को घटाना है। तो यहां पर देखिए
ये आपका दूसरा है S2p², तो S2p² माइनस S1p², इधर का आपका हो गया। तो अब आएंगे हम लोग इधर तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है d² प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका d² माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए जब घटाएंगे, घटाने की बात कर रहा है, तो ये दोनों प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ पर d² से d² आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप लोग घटा के कर लीजिएगा, बहुत ही आसान इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब बचेगी वैल्यू आपकी यहाँ पर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस करके यहाँ पर बच जाएगा ये वाला वैल्यू, क्योंकि d² से d² कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर हैं, और यहाँ पर ये दोनों बचेंगे, तो इनको यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए। घटाने पर ये चीज इतना आएगी, ठीक है। अब देखिए जब आ गया घटाने पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो a प्लस b बन रहा है ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। समझ रहे ना। देखिए a प्लस b का जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² यानी कि x² प्लस 2ab, यानी कि देखिए यहां पर समझने का प्रयास करिए कि थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। इसमें अगर आप इसमें लगाते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा x² यानी a² प्लस आपका आ जाएगा 2ab मतलब 2 और a का मतलब x और b का मतलब d/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा xd बचा, इसीलिए यहाँ पर xd लिखा गया है, ठीक है ना। और प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा b² यानी कि d/2 का होल स्क्वायर, तो d² हो जाएगा, और y का 2 है तो यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा, तो d²/4, तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा। फिर माइनस है, इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² और फिर इसके बाद होता है यहाँ पर प्लस b² माइनस 2ab, ऐसा करके होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें फार्मूले को आपको रख देना थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस चिन्ह भी आपका देखिए यहाँ पर लगा है, तो इसमें आपका होता है यहाँ पर देखिए ये माइनस चिन्ह आपका इसमें लगा है ना, तो यहाँ से ये माइनस चिन्ह आपका इसको जो है डायरेक्ट हम लोग इसको बदल देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर इसको एक बार ब्रैकेट में रख के आप चिन्ह को बदल सकते हैं डायरेक्ट, है ना। वैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट देखिए इसको चेंज भी कर दिया है, तो ये आपका यहाँ पर a² प्लस b² माइनस 2ab से आपका ये चिन्ह जो है डायरेक्ट बदल गया है। तो यहाँ से देखिए ये आपका बनेगा x² प्लस xd इसका, और प्लस d²/4 माइनस x² प्लस xd माइनस d²/4। अब अगर आप देखेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस का है। इसी प्रकार से d²/4 और यहाँ पर d²/4 ये प्लस माइनस के हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा xd और xd, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 2xd। समझ रहे हैं ना, कितना बनेगा 2xd, क्योंकि दोनों जुड़ गए और प्लस माइनस की वैल्यू कट गई। तो यहां से अगर देखें तो s2p² माइनस s1p² इक्वल टू यहां पर बच गया 2xd। समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर बोलेंगे इतना तो भैया समझ में आ गया, अगर इतना समझ गए हैं तो नेक्स्ट आपको पूरा चीज समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए a² माइनस b²। अब देखिए इसको क्या हम लोग लिखे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर है आपका क्या चीज है, यहां पर है s2p² माइनस s1p² बराबर 2xd, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने बताया कि इसमें फार्मूला लगेगा a² माइनस b²। ये क्या होता है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और होता है a माइनस b, है ना, इतना होता है। तो इसी प्रकार से इसका क्या बनेगा s2p प्लस s1p ब्रैकेट में एक बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। यहां पर इसका बनेगा s2p प्लस s1p और एक बनेगा s2p माइनस s1p, इस प्रकार से, है ना। तो एक हमने यहां पर माइनस वाला देखिए ले लिया, क्योंकि हमें बीच का अंतर निकालना है, तो s2p माइनस s1p को हमने ले लिया, बचेगा कितना, ये s2p प्लस s1p। तो इसको हमारा जो बचा वैल्यू है इसको 2xd के बटे में पहुंचा देंगे, तो यहां पर पता चला जाएगा s2p प्लस s1p। ये आपका इतना समझ में आ गया। यहां पर कौन सा सूत्र लगा, a² माइनस b² का, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। चलिए इसके बाद अब आपको क्या करना है समझिएगा, यहां पर आपको लिखना, जो चीजें देखिए बता रहा हूं इतना तो आपको क्लियर हो रहा है ना। अब आइए फिर से थोड़ा सा एक बार चित्र में, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता है आपके, ठीक है। तो अब देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग कि अगर बिंदु P बिंदु O के अत्यंत निकट है, यानी कि जो हमारा यहां पर मान ले कि हमारा जो बिंदु P है अगर O के अत्यंत निकट है, हम मान रहे हैं ऐसा, तो हमारा यहां पर हो जाएगा जो S1P है, S1P, क्योंकि यहां पर P हमारा O के निकट है, तो S1P जो होगा ये आपके समान
समांतर हो जाएगा S2P के, ये S2P के भी समांतर हो जाएगा। और ये सभी दूरियां आपको पता है कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर ये आपका जो है O के निकट आएगा तो यहाँ पर ये दूरी आपकी D के समांतर हो, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D है। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर पूरी दोनों पर्दों के बीच की दूरी D है, ठीक है, कैपिटल D। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब कह रहा है कि समीकरण 3 में मान रखने पर, तो आइए देखते हैं समीकरण 3 क्या है। देखिए समीकरण 3 आपके पास यहाँ पर दिया गया है S2P माइनस S1P इक्वल टू 2xD और S2P प्लस S1P। तो अब देखिए यहाँ पर S2P और S1P दोनों क्या है, D है, तो यहाँ पर दोनों को हम लोग D कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा S2P, है ना, जो इक्वल में चल रहा था इसके इक्वल टू यहाँ पर इनको दोनों को डी कर देना है, क्योंकि हमने अभी दोनों को डी निकाला। तो यहाँ पर दोनों जो है डी हो जाएंगे, तो डी प्लस डी यानी कि 2D, और 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स डी अपॉन डी हो जाएगा। तो इनके दोनों का बीच का पथांतर आपका देखिए निकल के आ गया एक्स डी अपॉन डी। ये क्या है अभी निकला, समीकरण 4 मान लेंगे। और ये आपका है पथांतर, किसके बीच का पथांतर है भैया, तो जो हमारा S1P है, ये रेखा में यहाँ से जाने में जितना टाइम लगता है, जितनी दूरी है, और जो S2P है, इनकी रेखा के दोनों के बीच का क्या है, पथांतर है ये, ठीक है ना। तो ये समीकरण 4 आपको मान लेना, और यहां तक में निकला है पथांतर। अब हम लोग निकालेंगे दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। यहां तक क्लियर है ना आपका। चलिए अगर क्लियर है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक पर आपको मैं वीडियो अब लाने वाला हूं। एकदम आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। अब इसके बाद लिखना है दीप्त फ्रिंज के लिए अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर होता है λ2 अपॉन λ/2 का समगुणक। समगुणक का मतलब क्या होता है समझिएगा। देखिए समगुणक यहां पर है कि इसमें आप लोग लेंगे 2n, ठीक है ना। अगर विषम गुणक होता है तो आप वहां पर n-1 लेते हैं। जैसे अगर बात करें, आपके पास एक पर्दा है और इसमें आपका एक जो है दीप्त फ्रिंज बन रहा है, तो फिर उसके बाद एक अदीप्त है, और एक आपको फिर दीप्त प्राप्त हुआ, फिर अदीप्त, एक बार फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो अगर बात करें तो हम लोग अगर 2n मानेंगे, 2n, तो ये हमारा समगुणक है, ठीक है ना। n बराबर आपका हो जाए, यहाँ पर हो सकता है 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है ना। अगर आप विषम गुणक को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n-1। अगर मान लीजिए 10वीं फ्रिंज है, तो अब इससे अगर हम लोग n बराबर 10 लेंगे तो इससे पहली फ्रिंज आपकी 9वीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से n-1 आपका विषम गुणक में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे अतः समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सामने है। और समीकरण 4 से जब आप लेंगे तो पथांतर आपका क्या है, एक्स डी अपॉन डी हमने निकाला है, तो ये इक्वल हो जाएगा। आपका कह रहा है कि यहाँ पर अधिकतम तीव्रता के लिए जो पथांतर है λ/2 का समगुणक है, तो यहाँ पर 2n और λ/2 कर देंगे, ठीक है ना। 2n λ/2, क्योंकि इसका समगुणक हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा इसका समगुणक, और यहां पर x का मान अगर आप निकालेंगे तो d आपका क्या जाएगा, इसके गुणे में ऊपर जाएगा और स्मॉल d बटे में आएगा। तो x इक्वल टू यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, n लैम्डा ऊपर बचा, तो n लैम्डा और यहां पर कैपिटल D ऊपर और स्मॉल d नीचे, तो x बराबर n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको समीकरण 5 मान लेंगे, जहां n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, कोई भी मतलब फ्रिंज की संख्या हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज में जस्ट अपोजिट होता है, क्या अपोजिट होता है, लिख देंगे न्यूनतम तीव्रता के लिए तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 का विषम गुणक होता है। इसमें आपका विषम गुणक लेंगे, विषम गुणक मतलब n-1 कर देंगे, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया। इसको भी समीकरण 4 से अगर आप लेंगे तो यहां पर देखिए समीकरण 4 क्या है, ये आपके पास है, और x/d इसका पथांतर है, तो पथांतर x/d इक्वल टू 2n-1, और ये होता है λ/2 का विषम गुणक। इसके लिए हम लोग यहां पर 2n-1 कर देंगे, ठीक है। अब यहां से जब हम लोग 2n-1 कर दिए तो यहां से अगर आप x का मान निकालेंगे तो यहां पर 2n-1 और λd, और यहां पर हो जाएगा आपका जो स्मॉल d इसके बटे में, और यहां पर 2 है ही, तो ये चीज आपका समीकरण 6 बनेगा, ठीक है ना। समीकरण 6 आपको यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखिए यहां पर अब आप निकालेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। समझिएगा पूरा एकदम अच्छे तरीके से, इससे अच्छा आपको यूट्यूब पर शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, और चाहे आप देख लीजिएगा। चलिए स्पष्ट आपको समझ में आना चाहिए पहले तो।
यहाँ पर आप लिखेंगे थ्योरी में क्या कि किन्हीं भी दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच फ्रिंज की जो यहाँ पर एक दीप्त फ्रिंज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, कह रहा किन्हीं भी दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच दीप्त फ्रिंज होती है। यानी कि ये जो अगर अदीप्त फ्रिंज हैं दो, तो इनके दोनों का जो ये पार्ट है आपको ये एक दीप्त मिलेगा। फिर आपको अगर देखें तो यहाँ पर आपकी दो अदीप्त हो जाएंगी ये और ये, तो यहाँ पर ये बीच का पार्ट आपको दीप्त मिलेगा। ऐसे ये क्रम चलता रहता है, वही चीज यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है। समझ रहे ना। मान लीजिए भैया आपके पास कोई देख सकते हैं यहां पर आपके पास एक पर्दा है, इसमें एक अदीप्त बन रही है, दूसरी यहां पर इतनी फ्रिंज दीप्त फ्रिंज की ये चौड़ाई हो गई, फिर आपकी अदीप्त बनेगी, फिर ये चौड़ाई आपकी खाली, तो यहां से फिर बनेगा। ऐसे कह सकते हैं ये आपकी जो है दीप्त फ्रिंज बनती है यहां पर, और ये आपकी अदीप्त खाली है। तो यहां पर ये जो बीच की दूरी है ये आपकी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। तो यहां पर इस प्रकार से हो जाएगा। आप लिखेंगे यनवी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। तो यहां पर एक्स एन इक्वल टू, अब एक्स एन क्योंकि एनवी दीप्त फ्रिंज अदीप्त की बात करिए। अदीप्त क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अगर निकालनी है तो उसके दोनों के बीच आपका पड़ रहा है क्या, एक दीप्त के बीच अगल बगल आपका पड़ रहा है कहें तो साइड में अदीप्त फ्रिंज है। इसके लिए यहां पर आप समीकरण 6 से लेंगे और यहां पर एक्स एन इक्वल टू कर देंगे 2n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इतना समझ गए तो यहां से पूरा क्लियर है। इसको आप याद भी कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बता दिया यार, आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है ये चीज। अब इसके बाद देखेंगे इसी तरह n-1वीं अदीप्त फ्रिंज की कोणीय फ्रिंज केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी। तो यहां पर आपका n-1 हो जाएगा। n-1 का मतलब क्या है? अगर मैंने कहा कि आप इसमें अगर फोकस कर लिए जो चीज मैंने आपको यहां पर बताया है तो पूरा व्यंजक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज आपकी बनती है इस प्रकार से। अब इसके बाद अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो यहां से देखिए अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप लोग घटा देंगे। तो यहां से अगर हमें एनवी दीप्त फ्रिंज और n-1वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी निकालनी है तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, देखिए इस वाले को हम लोग n-1 कर देंगे और माइनस आप लोग कर देंगे x n-1। तो दोनों को घटा दिए और ये दूरी दोनों को इधर लिख के यहां पर हमने घटा दिया। तो देखिए जब हम लोग दोनों को घटाएंगे तो क्या बनेगा यहां पर, देखिए अब इसमें आप चीजों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। लैम्डा डी यहां पर दोनों से क्या है, ये कॉमन है, और 2d दोनों से ये कॉमन है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। बचेगा अंदर क्या, यहां पर 2n-1 और यहां पर ये माइनस है और फिर 2n-3, तो ये बता, तो ये माइनस जो है आपका इसको प्लस कर देगा, तो इसलिए यहां पर ये 3 बन गया है ना। अब देखिए इसके बाद जब ये 3 बन गया तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां से आपका जो है इससे ये कटेगा तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस का 2 बचे, क्योंकि प्लस का 3 है और ये माइनस का 1 है, और -2n ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। बचेगा यहां पर क्या, प्लस का 2 और यहां पर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये फ्रिंज की चौड़ाई W इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 2 से 2 कैंसिल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा का पूरा व्यंजक आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही आपको करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।